चलिए, आपको हम बता रहे थे, पिछला क्लास में बताए थे आपको हम कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में क्या हुआ और लॉर्ड लिटन के शासनकाल में क्या हुआ। क्या ऐसा चर्चा किए थे? हम किए थे, याद होगा आपको। बेटा हम बताए होंगे कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया गया। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया गया और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हटाया गया। क्या ऐसा बताए थे आपको हम? और ये भी क्लियर किए थे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है। ये भी हम क्लियर किए थे आपको कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है। चलिए, बहुत खूब। और ये भी बोले थे आपको हम कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही आपको इंडियन काउंसिल एक्ट भी पारित हुआ और भारतीय शस्त्र अधिनियम भी, जिसको इंडियन आर्म्स एक्ट भी कहा जाता है। इंडियन आर्म्स एक्ट जानेंगे इस एक्ट का क्या फैक्ट है, आपको हम बता चुके हैं। आपको नहीं तो ये भी क्लियर किए थे कि आपको कह सकते हैं कि जो लगाया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिटन, कब लगाया था वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने 1878 में लगाया और लॉर्ड रिपन ने 1882 में हटाया। ये आपको बताए थे, आपको हम जानेंगे। ये भी बताए थे हम कि मदन मोहन मालवीय, जिनको महामना की उपाधि दी गई थी, वही मदन मोहन मालवीय जिन्होंने 1916 ईस्वी में आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU, जिन्होंने 1916 में आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, वो करेंगे। उन्होंने ही आपको कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था लाहौर में 1909 में, उसी अधिवेशन में कहा था कि भारत में जितने भी वायसराय रहे हैं उन सभी वायसरायों में सबसे लोकप्रिय आपको कौन है? आपको लॉर्ड रिपन है, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने भारत के हित में बहुत सारे ऐसे कार्य किए। क्योंकि लॉर्ड रिपन ने भारत के हित में बहुत सारे ऐसे कार्य किए, इसलिए भारतीय लोग लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन कह करके भी पुकारते हैं। ये आपको हम बता चुके हैं। और ये भी बोले थे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बताए थे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको लॉर्ड रिपन को भारत का उदारक की संज्ञा दी थी, या भारत के उदारक के नाम से पुकारे थी, क्योंकि भारत के लोगों का उद्धार किया था। नहीं, चलिए हम लोग आगे बढ़े। अब हम आपको क्लियर करना चाह रहे हैं, ध्यान देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लिया जाए यहाँ पर आगे जो अगला जो वायसराय है वह है लॉर्ड डफरिन। अगला जो वायसराय है लॉर्ड डफरिन वो करेंगे। आपको लॉर्ड डफरिन का पीरियड है आपको 1884 से लेकर के 1888, 1884 से लेकर के 1888 जान देंगे। 84 से 88 है बेटा, जान देंगे क्या? ये आपको स्पष्ट दिख रही है सब लोग को? जानेंगे आपको। हाँ, 1884 से लेकर के 1888 लॉर्ड डफरिन का पीरियड है। यही लॉर्ड डफरिन है आपके, जानेंगे लॉर्ड डफरिन। अब बताने जा रहे हैं आपको कि लॉर्ड रिपन के पश्चात जानेंगे, लॉर्ड रिपन के पश्चात जानेंगे भारत के जो अगला वायसराय बने लॉर्ड डफरिन। अब यहाँ पर हम क्लियर करेंगे कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में क्या क्या हुआ, तो गौर करेंगे इनके रीजन में क्या क्या हुआ, एक गौर से सुनेंगे सब लोग। यहाँ पर क्लियर कर दें, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में आपको क्या हुआ उसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, है ना। लॉर्ड डफरिन, इनका पीरियड हो गया 1884 से लेकर के 1888। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना, जैसे ही भारत के वायसराय बने, लॉर्ड डफरिन जैसे ही
भारत के वायसराय बने तो 1885 ईस्वी में, आप जानेंगे 1885 ईस्वी में, इन्हीं के शासनकाल में, 1885 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आपको ध्यान देंगे, यह स्थापना किया था एक अंग्रेज था, एक अंग्रेज जिनका नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम का नाम सुनोगे तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम जानेंगे, A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम ने की थी। आपको कहा जाता है कि 28 दिसंबर, कहीं कहीं 27 दिसंबर भी देता है, 1885 ईस्वी को इन्होंने की, A.O. ह्यूम ने। और कहाँ की? तो मुंबई में जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई और इसकी स्थापना वो करेंगे एक अंग्रेज जो भारत के हितैषी थे, एक अंग्रेज A.O. ह्यूम, जो कि सेवानिवृत्त ICS अधिकारी, जो कि सेवानिवृत्त ICS अधिकारी थे। जानेंगे A.O. ह्यूम आपको सेवानिवृत्त का मतलब होता है बेटा, सेवानिवृत्त का मतलब रिटायर। सेवानिवृत्त का मतलब क्या हुआ? रिटायर। ICS इंडियन सिविल सर्विस के एक व्यक्ति थे, ध्यान देंगे। तो ये सेवानिवृत्त क्वेश्चन पूछा गया है, ये सेवानिवृत्त ICS अधिकारी थे। कौन? जानेंगे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम का पूरा नाम है एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये भी याद रखिएगा। A.O. ह्यूम का पूरा नाम है, जानेंगे, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। A.O. ह्यूम का पूरा नाम है एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या कोई दिक्कत नहीं? एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है। किनका पूरा नाम? आपको लॉर्ड डफरिन A.O. ह्यूम का। चलिए गौर करेंगे। इन्होंने A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की थी। मुंबई जानेंगे, मुंबई में आपको गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है और उस कॉलेज के कैंपस में ही जानेंगे ग्वालियर टैंक मैदान, या भी कह सकते हैं आप कि इन्होंने A.O. ह्यूम ने आपको मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। जानेंगे, स्थापना स्थल का नाम भी पूछता है, यानी क्लियर है कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 ईस्वी में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की A.O. ह्यूम ने, जिनका पूरा नाम एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम है। वो करेंगे, जो कि सेवानिवृत्त ICS अधिकारी थे, जो कि सेवानिवृत्त ICS अधिकारी थे। तो इन्हीं के शासनकाल में ये हुआ। नहीं, आपको क्लियर करें, यहां पर समझ आइए। अब देखेंगे, अब इनके समय में और क्या हुआ, गौर से सुनिएगा। इनके समय में और क्या हुआ, देखिए, इनके ही समय में 1885 ईस्वी में आपको बंगाल में आपको काश्तकारी अधिनियम, बंगाल में काश्तकारी अधिनियम, ये क्या है हम बताएंगे। बंगाल में आवाज जा रही है आप लोग को? थोड़ा गला बैठा हुआ बेटा, अपना गौर से सुनेंगे, आवाज जाएगी आपके पास। आपको इन्हीं के शासनकाल में 1885 ईस्वी में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम, बंगाल में काश्तकारी अधिनियम, और बंगाल में और अवध में, बंगाल में और अवध, अवध का नाम सुने आप लोग? अवध का नाम सुने होंगे।
बताए थे कि लखनऊ का प्राचीन नाम क्या है? अवध है। लखनऊ का प्राचीन नाम अवध है बेटा, ऐसा बताए थे। तो इन्हीं के शासनकाल में, किनके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 ईस्वी में आपको काश्तकारी अधिनियम, जिसको टेनेंसी एक्ट भी कहा जाता है, काश्तकारी अधिनियम जिसको टेनेंसी अंग्रेजी में टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी एक्ट भी कहा जाता है, लागू हुआ था। टेनेंसी एक्ट लागू हुआ था, ये क्लियर है। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही 1885 ईस्वी में आपको बंगाल और अवध में टेनेंसी एक्ट, ये क्या है हम बता रहे हैं आपको टेनेंसी एक्ट को ही हिंदी में काश्तकारी अधिनियम कहा जाता है। टेनेंसी एक्ट को हिंदी में काश्तकारी अधिनियम कहा जाता है। ये क्या चीज है हम बोलने जा रहे हैं आपको। तो 1885 में बंगाल में और अवध में टेनेंसी एक्ट लागू किया कौन? डफरिन। ये टेनेंसी एक्ट लागू किया किसानों के हितों के लिए, किसानों के कल्याण के लिए। देखिए किसान का कल्याण कैसे होता है। इतना ही नहीं, इन्होंने 1887 में जानेंगे, इन्होंने 1887 ईस्वी में 1887 ईस्वी में आपको पंजाब में भी आपको टेनेंसी एक्ट लागू किया। पंजाब में टेनेंसी एक्ट लागू किया। तो दो तरह की बात, टेनेंसी एक्ट बंगाल और अवध में भी लागू किया और टेनेंसी एक्ट पंजाब में भी लागू किया। तो यहाँ किया 85 में और यहाँ किया 87 में, ये क्लियर है। तो अब ये जो टेनेंसी एक्ट लागू की गई है किसानों के हितों के लिए। अब टेनेंसी एक्ट में क्या था सुनिए। आपको पहले क्या था कि जमींदार लोग किसानों के भूमि को कभी भी देंगे अपनी इच्छा अनुसार छीन लेते थे। पहले क्या था, देंगे जमींदार लोग किसानों की भूमि को देंगे अपनी इच्छा अनुसार छीन लेते थे। लेकिन आपको जब टेनेंसी एक्ट लागू किया गया तो अब जमींदार किसानों से अपनी इच्छा अनुसार भूमि नहीं छीनेंगे, माने इनकी मनमानी नहीं चलेगा। किनकी मनमानी? देंगे किनकी मनमानी? आपको जमींदार का। क्लियर हो गया। तो टेनेंसी एक्ट क्या है समझ गए। आपको जब टेनेंसी एक्ट लागू नहीं था, जब टेनेंसी एक्ट लागू नहीं था, अरे गौतम कुमार जानेंगे आपको 1822 में भी लगा है वो, लेकिन बंगाल में गौतम कुमार आपको क्लियर कर दें कि बंगाल में टेनेंसी एक्ट कई बार लगा है जानेंगे। तो हम बोल रहे हैं लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, गौर से सुनेंगे। थोड़ा सा गर्म पानी लाओ ना, नहीं गर्म पानी देंगे। तो गौतम कुमार समझ जाओ बेटा, बंगाल में कई बार आपको टेनेंसी एक्ट लागू हुई है, लेकिन ध्यान देंगे लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भी आपको माने उसमें लगा और हटा भी बंगाल में पहले 1822 में भी आपको टेनेंसी एक्ट लागू हुआ था, ध्यान देंगे। और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भी ये लागू हुआ है। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो वो करेंगे तो टेनेंसी एक्ट समझ गए सब लोग कि जब टेनेंसी एक्ट लागू नहीं था, जब टेनेंसी एक्ट लागू नहीं था तो जमींदार किसानों के भूमि को अपनी इच्छा अनुसार छीन लेते थे, उनको जब मन किया छीन लेते थे। लेकिन जब टेनेंसी एक्ट लागू हो गया तब वायसराय तब जमींदार अपनी इच्छा अनुसार किसानों से भूमि नहीं छीन सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इनके समय में दूसरी घटना ये घटी। दूसरी घटना, पहला घटना तो कांग्रेस की स्थापना हो गई, दूसरा टेनेंसी एक्ट लागू हुआ पंजाब में 87 में, बंगाल और अवध में 1885 में। क्लियर है। अब देखेंगे आगे क्या हुआ। इन्हीं के शासन काल में
बता दें इन्हीं के शासनकाल में, बता ध्यान देंगे आपको किनके शासनकाल में, आपको ध्यान देंगे तीसरी घटना क्या है सुनिएगा। आपको इन्हीं के शासनकाल में इलाहाबाद में, इनके शासनकाल में इलाहाबाद में 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इन्हीं के शासनकाल में 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए तो गौर करेंगे बेटा। तो 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किनके समय में ये हुआ, आपको लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में 1850 ईस्वी में आपको महिलाओं की रक्षा करने हेतु, महिलाओं के साथ अंग्रेज लोग काफी अभद्र व्यवहार करते थे, तो लॉर्ड डफरिन ने अपने शासनकाल में महिलाओं की रक्षा करने हेतु आपको लेडी डफरिन फंड, लेडी डफरिन फंड, लेडी डफरिन फंड की स्थापना की थी। लेडी महिलाओं का सबको पता है, तो लेडी डफरिन फंड की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 ईस्वी में हुई थी। क्लियर है, इसमें कोई टेंशन नहीं। चलिए कोई टेंशन नहीं, ये आप जानते हैं आप। चलिए तो ये हुआ बेटा लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, यहाँ तक ठीक है आपको लॉर्ड डफरिन के शासन में। हाँ तो क्या क्या हुआ, क्लियर हो गया आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई इनके शासनकाल में। आपको बंगाल, अवध, पंजाब में टेनेंसी एक्ट लागू हुआ। महिलाओं की रक्षा करने हेतु लेडी डफरिन फंड की स्थापना हुई। महिलाओं की रक्षा करने हेतु लेडी डफरिन फंड की स्थापना भी इन्हीं के शासनकाल में हुई, है ना। चलिए हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। अगला आपको बता दें, अगला जो वायसराय हैं बता देंगे वो है लॉर्ड लैंसडाउन। अगला जो वायसराय हैं उनका नाम है लॉर्ड लैंसडाउन, जान देंगे। डफरिन के पश्चात, डफरिन के पश्चात यही आपको लॉर्ड लैंसडाउन है, जान देंगे आपको। हाँ यही आपको लॉर्ड लैंसडाउन है बेटा। अब आपको क्लियर कर दें इन्हीं के शासनकाल में, शासनकाल में क्या क्या हुआ। लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन का पीरियड है, सबको पता है 1888 से लेकर के 1894 देंगे। अभी बताए लॉर्ड डफरिन का पीरियड था 84 से 88, लॉर्ड डफरिन का पीरियड था 84 से 88। लॉर्ड लैंसडाउन का पीरियड है 1888 से 94। क्लियर है। अब आपको बताने जा रहे हैं बेटा कि इनके समय में क्या हुआ। लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में आपको कहा जाता है कि समझिएगा इनके समय में क्या हुआ। आपको पता होगा कि, आपको पता होगा, ध्यान देंगे कि लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में ही तृतीय ध्यान देंगे आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ध्यान देंगे तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तो वो करेंगे एक सियारा बता दें आपको, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध बेटा छूट गया था बोलने के लिए,
थोड़ा ध्यान देंगे, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1885 से लेकर के 1888, जानेंगे तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था, ऐसे रियल में आपको 85 से 88 तो वो करेंगे तो ये सबको पता है, तो ध्यान देंगे तो ये 85 से 88 पीरियड किस में आ जाएगा, 88 इसमें आ जाएगा। हालांकि रियल में आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था आपको 85 से 88 ये लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ये छूट गया था, याद कीजिएगा। तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 85 से 88 ये लॉर्ड डफरिन के पीरियड में भी हुआ था, जो करेंगे। और इस युद्ध में बर्मा को पूर्ण रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। आंग्ल बर्मा, आंग्ल माने अंग्रेज, अंग्रेज और बर्मा के बीच युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जानेंगे, इस युद्ध में बर्मा को पूर्ण रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। ये युद्ध हुआ था बेटा लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही, ये छूट गया था, जानेंगे तो दिमाग में रखिएगा, ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, लॉर्ड डफरिन, है ना। अब ध्यान देंगे, अब इनके शासनकाल में क्या हुआ तो क्लियर कर दें, यहाँ पर समझिएगा कि लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में ही आपको जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी, जानेंगे लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में क्या हुआ सुनिएगा। आपको जो ग्रैंड ट्रंक रोड नाम सुनोगे, जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी, जानेंगे सबको पता है कि अमृतसर से कोलकाता को जोड़ती थी वो, तो इनके शासनकाल में ही पहली बार ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मती करवाई गई। ऐसे सबको पता है बेटा कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। ग्रैंड ट्रंक जिसको जीटी रोड भी बोलते हैं आप लोग, जीटी जिससे ग्रैंड इससे ट्रक, आपको जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मती का कार्य आपको किसने करवाया था, जानेंगे नहीं सॉरी, आपको ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, ऐसे वो करवाया था ऐसे आपको लॉर्ड ऑकलैंड ने, लेकिन इनके शासनकाल में भी मरम्मती का कार्य हुआ था, किसका, जीटी रोड का, ध्यान देंगे। और लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में ही, लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में ही 1891 ईस्वी में, ध्यान देंगे, लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में ही 1891 ईस्वी में आपको द्वितीय कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में लागू हुई थी, पता है, जानेंगे प्रथम कारखाना अधिनियम, जिसको कल लिखे थे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लागू हुई थी। जो कारखाना से संबंधित नियम बना था बेटा, तो कारखाना में काम करने वाले मजदूरों की बात कही गई थी, जानेंगे। और तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में बनी थी। इनके शासनकाल में लॉर्ड रिपन, लेकिन जानेंगे यहाँ समझिएगा, लेकिन ध्यान देंगे लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जानेंगे, लेकिन द्वितीय कारखाना अधिनियम, लेकिन द्वितीय कारखाना अधिनियम, लेकिन द्वितीय कारखाना अधिनियम जो लागू हुई या बनी या पारित हुई लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में, लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में द्वितीय कारखाना अधिनियम लागू हुई। इसमें कहा गया कि महिला आपको जानेंगे एक दिन में 11 घंटा से अधिक काम नहीं करेंगी। जो द्वितीय कारखाना अधिनियम बना, जानेंगे लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में, उसमें कहा गया कि महिला, जानेंगे महिला, समझिएगा, कहा गया कि महिला आपको एक दिन में 11 घंटा से अधिक कार्य नहीं करेगी, वो करेंगे। ये द्वितीय कारखाना अधिनियम में ऐसा प्रावधान किया गया।
द्वितीय कारखाना अधिनियम में ऐसा प्रावधान किया गया। क्लियर है? तो गौ करेंगे तो द्वितीय कारखाना अधिनियम समझ गए किसके समय में? तो हम कहेंगे लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। कहेंगे लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में ही कहेंगे 1892 ईस्वी में, लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में ही कहेंगे 1892 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा खींची गई, बाउंड्री लाइन। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक बाउंड्री लाइन खींची गई, जानेंगे वो करेंगे, जिसका नाम था डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जानेंगे, डुरंड रेखा जो है जानेंगे, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को नहीं, भारत और अफगानिस्तान को अलग करती थी। आज चेंज हो गया है, हम वो भी क्लियर करेंगे जानेंगे। तो इन्हीं के शासनकाल में आपको क्लियर कर दे बेटा, ध्यान देंगे जानेंगे। आपको लॉर्ड लैंसडाउन यहाँ समझेंगे आप लोग, हम समझा रहे हैं आपको लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में ही 1892 ईस्वी में आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का भारत और अफगानिस्तान के बीच आपको सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था और सीमा रेखा का नाम था डुरंड रेखा। डुरंड रेखा एक गौर करेंगे, इस सीमा रेखा का नाम था क्या? डुरंड रेखा, है ना, डुरंड रेखा। समझिए इंडिया का मैप है, सबको पता है, सबको पता बेटा कि इधर इंडिया ही पाकिस्तान है, ये क्या है? पाकिस्तान, ये जानते हैं आप। लेकिन आपको बता दें कि पहले, आपको पता है कि पहले जो पाकिस्तान था, यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, आपको ये तो इंडिया दिख रहा है आपको, और एक पाकिस्तान ये भी दिख रहा है, और इसके इधर अफगानिस्तान है, इसके इधर आप जानेंगे, ये आपको ये जो लाइन खींचे हैं बेटा, इसके इधर अफगानिस्तान है। समझिएगा क्या बोल रहे हैं हम। पहले आप जानते होंगे कि इंडिया के अंतर्गत जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब हम लोग का देश आजाद नहीं हुआ था, तो ये पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था। यानी इंडिया इतना दूर से था, इंडिया यहाँ से इधर इंडिया था। कब? जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। वो करेंगे तब जानेंगे इधर अफगानिस्तान है, इधर कौन है? इधर वाला ये अफगानिस्तान है बेटा, और यहाँ से इधर हिंदुस्तान था, मैंने पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, जानेंगे। तो 1892 ईस्वी में आपको ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक बाउंड्री लाइन, यही बाउंड्री लाइन खींची गई, जिसका नाम था डुरंड रेखा। क्या नाम था? डुरंड रेखा, जिसका निर्धारण आपको मार्टिमर डुरंड ने की थी। ये रेखा को खींचा था एक अंग्रेज था, मार्टिमर डुरंड। यानी डुरंड रेखा का निर्धारण आपको डुरंड रेखा का निर्धारण मार्टिमर डुरंड ने की थी, मार्टिमर डुरंड ने की थी। कब? 1892 में। इस समय ये डुरंड रेखा आपको अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को जोड़ती थी, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का एरिया देख रहे हैं 1892 में हिंदुस्तान का पार्ट था, जानेंगे। ये तो अलग हुआ 1947 से, यहाँ 1892 की बात कर रहे हैं। तो एक क्लियर हो गया कि ये डुरंड रेखा पहले आपको भारत और अफगानिस्तान को जोड़ती थी, भारत और अफगानिस्तान को जोड़ती थी, जिसका निर्धारण 1892 ईस्वी में मार्टिमर डुरंड के द्वारा लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में हुई थी। क्लियर है? चलिए बहुत खूब।
डालेंगे लेकिन अब सुनिए, लेकिन जब देश आजाद हो गया, जब हम लोग का देश आजाद हो गया, वो करेंगे आजाद हो गया तो पाकिस्तान जब अलग हो गया तब ध्यान देंगे, जब ये अलग हो गया। अब बताओ ये जो रेखा है डुरंड रेखा, समझिएगा, ये डुरंड रेखा है। तो डुरंड रेखा जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तो वो करेंगे तब ये डुरंड रेखा किसको जोड़ेगी? ये पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को जोड़ेगी, नहीं जोड़ेगी। जब ये साथ इंडिया के साथ में था तो पूरा इंडिया कहलाता था, तो ये भारत और अफगानिस्तान को जोड़ती थी 1892 में, तो ये भी कह सकते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया बेटा भारत से, तो अब ये डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ती है। आज कोई पूछे कि वर्तमान में डुरंड रेखा किसको जोड़ती है या किसको अलग करती है, तो आपका जवाब होगा आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्या आपको दिक्कत? क्या है? हम तो समझते हैं बेटा कि इसमें कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, यानी क्लियर हो गया कि प्रारंभ में डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन जब मेरा देश आजाद हो गया और भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तो यह डुरंड रेखा को पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ती है। तो वर्तमान में भी डुरंड रेखा किसको जोड़ती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बीच। एक चीज और यहाँ बोल देंगे आपको हम। अब ये देखिए, ये भी एक रेखा है बेटा, ये भी एक रेखा है, ये तो डुरंड रेखा, इसका नाम है रेड क्लिफ, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ। अब सोचो ये किसको जोड़ रही है या किसके किसके बीच है? किसके इधर पाकिस्तान है, इसके इधर हिंदुस्तान है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण 1947 ईस्वी में या 14 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा की गई थी। सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा ई रेखा का निर्धारण किया गया था, इसलिए इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा पड़ा, जो कि आपको पाकिस्तान और भारत को अलग करती है। क्या समझ गए आप लोग? समझ गए होंगे बेटा, ध्यान देंगे। सबको पता है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की चर्चा कर रहे थे बेटा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद देखिए लिखा हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय यही है, इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में आपको लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। नहीं, चलिए गौर करेंगे। अब देखिए, अब लॉर्ड लेस्डाउन के बाद भारत के अगला वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय बनते देंगे, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय बनते हैं, जिनका पीरियड है 1894 से 1899 तक। याद रखिए, क्लियर हो गया। लॉर्ड डफरिन के बाद लॉर्ड लेस्डाउन बने, लॉर्ड लेस्डाउन के बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय बने। क्या बने? भारत के वायसराय यही है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो करेंगे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय यही है बेटा, आपको बताना चाहिए। अब देखेंगे इनके समय में क्या हुआ भारत में, आपको ये जानेंगे। ये भी एक क्रूर वायसराय थे, वो करेंगे, इन्होंने ही कहा था भारत के संबंध में, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने ही कहा था भारत के संबंध में कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और इसे तलवार के बल पर ही ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। तो करेंगे, क्वेश्चन पूछा गया, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने ही कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और इसे तलवार के बल ही ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा।
क्वेश्चन पूछता है बेटा कि एक कथन किनकी है? एक कथन किनका है बेटा आपका? आपको लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और इसे तलवार के बल पर ही ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। ये कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ये वायसराय बनते ही ये कथन दिया था। अब दूसरा बात क्या हुआ इनके शासनकाल में? आपको सबको पता है इनके शासनकाल में ही आपको पुणे में प्लेग फैला था। पुणे जानेंगे आपको क्या करेंगे? पुणे में, पुणे और नासिक में भी ऐसे मेनली पुणे नाम सुनोगे कि महाराष्ट्र में है, पता है? पुणे महाराष्ट्र में है। आपको इन्हीं के शासनकाल में 1896-97 में जानेंगे, 1896-97 में आपको प्लेग फैला था पुणे में। प्लेग फैला था पुणे में। आपको पता होगा बेटा वो करेंगे प्लेग के बारे में कि प्लेग जीवाणु से होने वाला रोग है। क्वेश्चन भी जान जाइए, प्लेग आपको वायु के माध्यम से फैलता है और ये इसके लिए उत्तरदायी होता है चूहा। जो करेंगे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये प्लेग जो फैलता है आपको वायु के माध्यम से जानेंगे, इसके लिए उत्तरदायी होता है चूहा। इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? चूहा। जानेंगे तो कहा जाता है कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, कहा जाता है कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में ही आपको 1896-97 में 1896-97 में आपको पुणे में प्लेग फैला था। पुणे में जो इंग्लैंड से आपको पुणे में प्लेग को रोकने के लिए एक प्लेग कमिश्नर को नियुक्त किया। जानेंगे एक प्लेग कमिश्नर, प्लेग को रोकने के लिए प्लेग कमिश्नर बनाया था। प्लेग कमिश्नर बनाया था जानेंगे रैंड एवं एमहर्स्ट को, रैंड एवं एमहर्स्ट को प्लेग कमिश्नर बनाया था। जानेंगे इंग्लैंड के सम्राट ने पुणे में जो प्लेग हुआ था उस प्लेग को रोकने के लिए आपको प्लेग कमिश्नर बना कर आपको रैंड एवं एमहर्स्ट को भारत भेजा था कि जाइए वहां पर प्लेग को रोकने के लिए जो भी कार्रवाई करना हो जाकर कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये रैंड एवं एमहर्स्ट ने आपको ध्यान देंगे प्लेग को रोकने के बजाय आपको पुणे में घर घर जाकर महिलाओं के साथ जानेंगे अभद्र व्यापार करने लगा, यानी दुर्व्यवहार, यानी महिलाओं के साथ ये अत्याचार करने लगा। जानिए कितना गलत काम था। यहाँ प्लेग को रोकना था पुणे में, लेकिन पुणे में ये प्लेग रोकने के बजाय उस पर ध्यान नहीं दिया और भारतीय महिलाओं के साथ घर में घुसकर दुर्व्यवहार किया था। जानेंगे तब इसके दुर्व्यवहार जब किया तो उस समय आप नाम सुनोगे दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, दो भाई थे। जानेंगे दामोदर चापेकर और पढ़ाए बेटा, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हैं। दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर दो भाई थे। ये भारतीय है भाई साहब। जानेंगे चापेकर बंधु के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो आपका जवाब होगा दामोदर चापेकर और जानेंगे दामोदर चापेकर बालकृष्ण चापेकर, ये दो भाई थे। जानेंगे दोनों भाइयों ने इसके अत्याचार को देखा, रैंड एवं एमहर्स्ट ने जो अत्याचार कर रहा था उसको देखा और जानेंगे और कहा जाता है कि एक समारोह से ये रात में लौट रहा था कि 1897 ईस्वी में उस समारोह का नाम था हीरक जयंती। हीरक जयंती के अवसर पर ये कहीं गया था भोज में, वहां से लौट रहा था दोनों। तो 1897 ईस्वी में दोनों भाइयों ने इसकी हत्या कर डाली। ये जो घटना घटी थी आपको किसके समय में? आपको लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ये जो घटना घटी किसके समय में? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में। क्लियर है?
कोई दिक्कत नहीं है। जानेंगे ऐसी जो घटना घटी थी उसी समय बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि चापेकर बंधु ने जो किया है वो सही किया। जानेंगे आपको इसी घटना के बारे में जानकर जानेंगे, क्योंकि महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा था तो इसको मार दिया दोनों भाई चापेकर बंधु, तो ये सही किया है। ये बातें आपको जानेंगे आपको बाल गंगाधर तिलक ने कही थी और एक मैगजीन में छापा था वो, क्योंकि सबको पता है कि आपको बाल गंगाधर तिलक आपको प्रारंभ में एक पत्रकार भी थे। जानेंगे तब ये बात जब छापी कि जो हुआ है सही हुआ है, तब अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। किनको? आपको बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए तो इनके समय में दो घटना जानेंगे, प्लेग वाला घटना और जो कथन बोला था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। ये बातें किसने कही? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कही। कौन कही? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इसके बाद बताएं आपको, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बाद भारत का अगला वायसराय बनते हैं लॉर्ड कर्जन। कौन बनते बेटा? लॉर्ड कर्जन। अगला वायसराय लॉर्ड कर्जन बनते, ध्यान देंगे, गौ करेंगे, जिनका पीरियड था 1899 से लेकर के 1905 तक। जानेंगे लॉर्ड कर्जन का पीरियड है 1899 से लेकर 1905। जानेंगे लॉर्ड कर्जन। आपको कहा जाता है बेटा कि भारत में जितने भी वायसराय बने उसमें सबसे ज्यादा खत्म वायसराय, खत्म मतलब अलोकप्रिय, आपको सबसे ज्यादा अलोकप्रिय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने आपको सबसे खतरनाक काम, सबसे खराब काम जो भारत में किया है, आपको पता है कि बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल का विभाजन 1905 में इन्हीं के समय में हुआ था। ये पता है आपको? नहीं तो गौ करेंगे, तो ये खराब काम किया था, इसलिए इनको भारत में जितने भी वायसराय बने हैं उनमें सबसे अलोकप्रिय माना गया है। इनको लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन आपको क्लियर कर दें तो एक घटना तो हो गई कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही बंगाल का विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही क्या हुआ? बंगाल का विभाजन। आपको बंगाल के विभाजन से संबंधित आपको टॉपिक पढ़ाए होंगे हम, जानेंगे, तो चीज हम नहीं बोलने जा रहे, शॉर्ट में बोल देते हैं। यहाँ पर हम बंगाल का विभाजन का कहानी बताए थे, वो करेंगे ऑफलाइन क्लास में। यहाँ पर सीधे हम बता रहे हैं आपको कि इन्हीं के शासनकाल में 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। क्लियर है? आपको कहा जाता है कि 16 अक्टूबर को, क्योंकि जो विभाजन किया था बंगाल को दो भाग में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। बंगाल में कहा जाता कि बंगाल जब था तो उसमें मुसलमान भी रहते थे, हिंदू भी, तो बंगाल हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। एक कहते हुए कि पूरा बंगाल पर शासन करने में हमें दिक्कत होती है, समस्या होती है, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और था। ये सोचा कि दोनों में फूट डाल देंगे तो ये कमजोर हो जाएगा। ठीक है, वो करेंगे। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, इसलिए आज भी पूरे बंगाल में 16 अक्टूबर को शोक दिवस, पूरे बंगाल में 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाई जाती हैं। कौन दिवस? शोक दिवस। जानेंगे एक पॉइंट और बता देते हैं आपको, यहाँ पर समझिएगा कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही 1904 में आपको 1904 ईस्वी में आपको 1904 ईस्वी में भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए, आप भारतीय स्मारक समझते हैं, जैसे महात्मा गांधी का मूर्ति है कहीं, वह स्मारक के रूप में है।
आपको ताजमहल है, स्मारक है, आपको लाल किला है, स्मारक है। तो भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए आपको लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में आपको देंगे भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, और गौ करेंगे भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और स्मारकों की सुरक्षा हेतु कई प्रावधान किए। यानी भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया। कौन? लॉर्ड कर्जन। देंगे लॉर्ड कर्जन ने। ऐसे तो कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन ने और कई काम किए और बताएंगे आपको आज हम छोड़ देंगे। एक सेंटेंस आप बोलते हैं, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही आपको कहा जाता है आपका विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना हुई थी। विक्टोरिया मेमोरियल आपका एक बिल्डिंग बना हुआ है कलकत्ता में, विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल की भी स्थापना 1904-5 ईस्वी में आपको लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? आपको कलकत्ता में है, याद रखिएगा। हम यहीं पर छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।